एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो हमारा आईएएस सपना सीरीज़ है उसकी 6th पार्ट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में। मतलब कि जो हमारी एंशंट हिस्ट्री थी, मतलब एंशंट के टाइम के इतिहास के टाइम की कौन से ऐसी चीज़ हमारे पास हैं जिसको तुम देख कर, पढ़ कर या किसी भी तरीके से तुम पता लगा सकते हो कि अच्छा अगर इसमें ऐसा लिखा है तो उस टाइम पे ये होता होगा। देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि तुम ने रामायण पढ़ी, ठीक है। अब दो चांसेस हैं। पहला ये कि तुम रामायण को हिस्ट्री मानते हो, दूसरा ये कि तुम रामायण को स्टोरी मानते हो, ठीक है। दोनों ही केसेस में तुमको अपने हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। देखो कैसे। अगर तुम रामायण को स्टोरी मानते हो, अगर हिस्ट्री मानते हो तो चलो तुमने मान ही लिया कि वो हिस्ट्री है, तो तुमने मान ही लिया कि पहले के टाइम पे ऐसा होता होगा। पर अगर तुम रामायण को स्टोरी मानते हो तो तुम ये देख सकते हो कि अगर तब के टाइम ने किसी ने स्टोरी लिखी है, अगर मैं अभी के टाइम पे कोई स्टोरी लिखूं, ठीक है, तो उसमें मैं बताऊंगी कि मेरे दोस्तों से फ़ोन से बात हो रही थी, या फिर मैं कार से घूमने गई थी, या तो फिर मैं इंटरनेट यूज़ कर रही थी। तो जब आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद अगर किसी को मेरी स्टोरी मिलेगी तो उसको ये रियलाइज़ होगा कि अच्छा उस टाइम पे मोबाइल हुआ करते थे, उस टाइम पे लोग कार से घूमा करते थे, है ना। ऐसी चीज़ें उसको पता चलेंगी। इसी तरीके से जब हम रामायण की बात करते तो हमको उसमें पता चलता है कि रथ होता था, धनुष होता था। मतलब हमको कहीं गन के बारे में नहीं पता चलता कि बंदूक चला रहे हैं राम जी, है ना। इससे क्या हमको रियलाइज़ होता है कि अगर हम उसको स्टोरी भी मान लें तो भी हमको ये रियलाइजेशन होगी कि अच्छा पहले के टाइम पे धनुष चलते रहे होंगे, लोग अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए धनुष का या तलवार का प्रयोग करते रहे होंगे, या फिर जो लोग हैं वो रथ का इस्तेमाल करते रहे होंगे, उनके पास बाइक्स नहीं रही होंगी, है ना। ऐसे ही जब हम एंशंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हमको कुछ सोर्सेज मिले हैं, है ना। आपने अभी पार्ट 3 में देखा होगा, पार्ट 4 में देखा होगा कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो एम्पेरिकल हिस्टोग्राफर्स थे वो बिना सोर्स की बातें कर रहे थे, ठीक है, और जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने सोर्स की बात की थी। तो वही हम देखेंगे कि कौन से सोर्स हमको मिले थे। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक, सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, आईएएस सपना सीरीज पार्ट 6। इंट्रोडक्शन देखो। पहले सिर्फ दो तरीके के जो है उन सोर्सेज की बात हम करते हैं। पहला होता है लिटरेचर। लिटरली का मतलब क्या होता है, लिटरली सोर्सेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई भी बुक मिल गई, कोई स्टोरी बुक मिल गई, कुछ भी एक तरीके की अगर हमको बुक मिल जाती है, कहीं पे भी हमको लिखा मिल जाता है तो हम उसको कहते हैं लिटरेचर। दूसरा होता है आर्कियोलॉजिस्ट रिकॉर्ड। मतलब कि कहीं पे हमको कुछ खुदाई करते वक्त मिल गया, है ना, उन सब चीज़ें की बात करते हैं। तो ये दो तरीके की एविडेंस की हम बात करते हैं। पहला होता है हमारा लिटरेचर, मतलब कहीं पे भी अगर हमको कुछ लिखा हुआ मिल जाता है कोई भी चीज़, तो हम उसको एज अ लिटरली सोर्स लेते हैं, ठीक है। दूसरा आता है आर्कियोलॉजिक। आर्कियोलॉजिक मतलब हमको कहीं हमने खुदाई की, कहीं पत्थर ऐसा मिल गया, कहीं कोई ऐसा सामान मिल गया जिससे हमको अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, तो वो हमारा आ जाता है आर्कियोलॉजी, ठीक है। अब देखो, जो लिटरेरी सोर्स हैं उसमें क्या क्या है हमारा, वैदिक है, वैदिक चीज़ें हैं, संस्कृत है, पाली और प्राकृतिक लैंग्वेज में है, ठीक है। मतलब जो भाषाओं की बात हो रही है, तो जो भाषा हैं, जिन भाषाओं के बारे में हम, जिन भाषाओं की किताब हमको मिलती है वो है वैदिक, संस्कृत, पाली और प्राकृतिक। अब बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि जो हमारी भाषा थी पहले वो संस्कृत थी, ठीक है, तो फिर संस्कृत और वैदिक में डिफरेंस क्यों है। संस्कृत वैदिक संस्कृत से आई है, ठीक है। दो फॉर्म ऑफ संस्कृत है, एक संस्कृत है, एक वैदिक संस्कृत है। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे कि अगर आप यूपी के गांव साइड में चले जाओ, ठीक है, तो वहाँ पे एक हिंदी ही जैसी भाषा बोली जाती है पर वो हिंदी नहीं है। अवध में चले जाओ, वहाँ हिंदी जैसी भाषा बोली जाती है पर वो हिंदी नहीं है। आप एमपी में आ जाओ, बघेलखंडी बुंदेलखंडी देख लो, वो हिंदी जैसी ही है पर हिंदी नहीं है। ऐसे ही जो वैदिक संस्कृत है वो संस्कृत है पर संस्कृत ही नहीं है। संस्कृत वैदिक संस्कृत से इवॉल्व हुई लैंग्वेज है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब आर्कियोलॉजी सोर्स में क्या आता है अपने, एपिग्राफिक। एपिग्राफिक का मतलब मैंने समझाया था, आई होप आपको याद होगा। नहीं याद है तो फिर से आप जितने भी हमारे वीडियोस हैं वो देखो, ठीक है। फिर दूसरा आता है न्यूमिनिस्टिक। न्यूमिनिस्टिक में क्या आते हैं, जो कॉइन्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई सिक्के हैं, किसी सिक्के के कोई सिक्का आपको मिल गया, जैसे गुप्ता साम्राज्य के टाइम पे जो आपको सिक्का मिलेगा वो मिल गया, या आपको औरंगजेब का सिक्का मिल गया, है ना, तो उस टाइम के सिक्के को देख के आपको समझ में आएगा कि उस टाइम के राजा की सोच कैसी थी। जैसे औरंगजेब की जो सिक्का था उसमें जो उसकी रानी थी,
बेगम थी, उनके बारे में भी लिखा हुआ था, है ना? उससे समझ में आता था कि बेगम को भी इम्पोर्टेंस देता था औरंगज़ेब। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमको कॉइन से पता चल जाती थी, ठीक है? और आर्कियोलॉजिस्ट जो अलग आर्किटेक्चर है अपना, जैसे मंदिर मिल गए कहीं पे महल मिल गए, ताजमहल, ये सब चीज़ें भी हमारा बताती हैं कि हिस्ट्री में कैसा रहा होगा। अब जैसे कोई ताजमहल देखने जाएगा तो उसको रियलाइज़ होगा कि पहले के टाइम के जो लेबर्स थे, जो वर्कर थे, जो स्कल्पचर्स थे, स्कल्पचर बनाने वाले लोग थे, है ना? किसी ने मूर्ति बनाई या कुछ जो कहते हैं ना अ, कलाकारी करना दीवार में, वो किसी ने कर दी, ठीक है? तो इन सब से हमको रियलाइज़ होता है कि वो कितने अच्छे रहे होंगे, है ना? तो एक एक एस्टिमेट आप यही लगा सकते हो, ठीक है? जो एस्केवेशन से हमको सामान मिला, एस्केवेशन से मतलब खुदाई करके, जैसे हमको हड़प्पा सभ्यता में सामान मिल गया, ठीक है? हमने जब उसमें खुदाई किया, एस्केवेशन का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को खोद के वापस बाहर निकालना। तो हमको उससे भी पता चला अपने जो एंशंट इंडिया है उसके बारे में। अब इंडियन लिटरेचर्स की बात अगर करें तो ये मोस्टली रिलीजियस इन नेचर होते थे। मतलब ज़्यादातर आप पढ़ोगे तो ज़्यादातर आपको भगवान के बारे में सुनने को मिलेगा। आप पढ़ोगे पुराण या फिर वेद पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको भगवान के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। अब जो पुराण थे एंड एपिक लिटरेचर आर कंसीडर्ड एज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बट इट कंटेन नो डेफिनेट डेट्स फॉर इवेंट्स एंड किंगडम्स। जो पहले के लोग होते थे ना, उन्होंने एक तो लिखा बहुत कम। अगर आप पहले के इंडिया के बारे में जाओगे तो बहुत कम, बहुत स्पेशल चीज़ें हैं, जैसे कल्प विग्रह के बारे में लिखा मिल गया, ठीक है? क्योंकि बहुत कम चीज़ों के बारे में लिखा गया है, पर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थी उनके बारे में लिखा नहीं गया। पहले ओरल कल्चर हुआ करता था, लोग एक दूसरे को बोल कर जो है शिक्षा दिया करते थे, लोग लिखा नहीं करते थे ज़्यादा, ठीक है? तो इसलिए लिखी चीज़ें बहुत कम हैं। जो लिखी हैं वो वैदिक हैं, वैदिक इन द सेंस रिलीजियस बहुत सारी चीज़ें हैं लिखी गई हैं, ठीक है? और उनमें कोई डेफिनेट डेट्स नहीं दी जाती थी कि आज की तारीख में ऐसा हुआ या आज की तारीख में ऐसा हुआ, या किंगडम के बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं दी जाती थी, ठीक है? तो इसके कारण हमको ये नहीं पता कि चलो ठीक है, हमको हर्षवर्धन के बारे में मान लो पता चल गया, हमको एग्जैक्टली एक बुक से नहीं पता चल जाएगा कि हर्षवर्धन कौन से टाइम पे रहा होगा। हमको बहुत सारे सोर्सेस लगाने पड़ते हैं इसलिए जानने के लिए ना जो किंग है वो कौन से टाइम पे था, ठीक है? अब यहाँ बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ हमको इंस्क्रिप्शन मिले हैं, कॉइन मिले हैं, ठीक है? और ठीक है, हमको पुराण्स और एपिक्स भी मिले हुए हैं। जो पुराण्स और एपिक हैं, इट नरेट्स द जीनोलॉजी ऑफ द किंग एंड देयर अचीवमेंट, बट दे आर नॉट अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब सेम चीज़ है। जैसे किसी एक इंसान ने हर्षवर्धन के बारे में लिखा, तो उसने लिखा कि हर्षवर्धन के पापा ये थे, हर्षवर्धन का भाई ये था, हर्षवर्धन का बेटा ये था, मान लो किसी ने ऐसा लिख दिया, ठीक है? तो चलो हमको हर्षवर्धन के पूरे फैमिली के बारे में पता चल गया। किसी दूसरे ने लिखा विक्रमादित्य के बारे में, उसने लिख दिया बेटे के बारे में कि हाँ उनका बेटा ये था, उनका पापा ये था, उनका दादा ये था। अब हम ये दोनों की फैमिलीज़ के बारे में तो जानते हैं कि एक हर्षवर्धन राजा था, उसकी फैमिली के बारे में हमको पता है, एक विक्रमादित्य राजा था, उसकी फैमिली के बारे में हमको पता है। पर डिफरेंस क्या आ जाता है, हमको ये नहीं पता कि पहले हर्षवर्धन आया था या पहले विक्रमादित्य आया था, क्योंकि ऐसे नहीं लिखा कि हर्षवर्धन के बाद वाले टाइम में या विक्रमादित्य के पहले वाले टाइम में, ऐसा कहीं नहीं लिखा। सिर्फ दो हमको जीनोलॉजी पता है कि उसका पापा ये है, उसका बेटा ये है, बट हमको ये नहीं पता पहले कौन आया है, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इसके बारे में क्लास 6 में अच्छे से दिया हुआ है डिटेल्स में, ठीक है? फिर उसके बाद आता है वैदिक लिटरेचर के बारे में। जो वैदिक लिटरेचर होती थी ये अलग भाषा होती थी जिसको हम वैदिक भाषा बोलते थे, ठीक है? जिसको हम संस्कृत नहीं बोलते, आप वैदिक संस्कृत भी इसको कह सकते हैं, ठीक है? इसकी जो वोकैबुलरी थी वो बहुत डिफ़िकल्ट थी, उसकी जो ग्रामर थी वो भी बहुत डिफ़िकल्ट थी। इवन जैसे जो वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन होता है, हम लोगों ने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि इवन हम किस तरीके से उस शब्द को बोल रहे हैं उसमें भी डिफरेंस आ जाता था। जैसे पानी और पानी, पानी का मतलब जल भी होता है और पानी का मतलब इज्जत भी होता है, ठीक है? तो दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है कि आप किस तरीके से प्रोनाउंस करते हो, किस तरीके से बात को बोलते हो, किस सेंटेंस में आप उस वर्ड को यूज़ करते हो। जैसे वो जल गई, ठीक है? इसका क्या मतलब होता है, किसी चीज़ से उसने किसी गर्म चीज़ को पकड़ा और उसके हाथ में क्या हो गया, बर्न हो गया, और वो जल लेने जाती है। दैट डजंट मीन्स कि वो जल जाएगी या फिर वो ऐसा कुछ आग लेने जा रही है। दैट मीन्स वो पानी लेने जा रही है, पानी इज़ वाटर, ठीक है?
तो ऐसा ही जो वैदिक संस्कृत था उसमें एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग होते थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सेंटेंस ऑन विच वी आर यूजिंग द वर्ड। मतलब जो वर्ड होता था वैदिक संस्कृत का वो समझना इसलिए डिफ़िकल्ट था कि एक तो वो थोड़ी ऐसी लैंग्वेज है जो थोड़ी सी डेड लैंग्वेज आप उसको मान सकते हो, ज़्यादा यूज़ में नहीं आती। दूसरी वो ऐसी लैंग्वेज है जिसमें ग्रामर बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। तीसरी वो ऐसी लैंग्वेज है जिसमें जो वर्ड है वो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से उसका वर्ड का मतलब बदल जाता है। इवन वो वर्ड कौन से सेंटेंस में यूज़ हुआ है उस हिसाब से भी वो जो वर्ड है उसका मतलब बदल जाया करता था। ठीक है, लेकिन जो वैदिक है, वैदिक जो वेद्स हैं वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कल्चर के बारे में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं सिविलाइजेशन के बारे में, पर पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में वो कुछ नहीं बताते। क्योंकि ये जो वेदास हुआ करते थे दे वर मोर रिलेटेड टू अ स्टोरी। थोड़ी बहुत उनमें स्टोरी होती थी, उनमें लोगों के बारे में लिखा जाता था। ज़्यादातर किंग के बारे में आपको कोई भी वेद पढ़ लो, कोई भी वेद पढ़ लो, उसमें आपको स्पेसिफिकली किसी राजा के बारे में नहीं गिवन है, आपको ज़्यादातर गिवन है कि लोग कैसे रह रहे हैं। एंड दैट इज़ द बेसिक ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको लोगों की जीवन समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मोर देन अ किंग और क्वीन। ठीक है, तो जो हमारे वेद होते थे उसमें क्या होता था, स्पेसिफिकली पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात नहीं होती थी, सिविलाइजेशन की बात होती थी कि लोग कैसे रह रहे हैं, कैसा कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में बात होती थी। इसमें बहुत सारे वेदास के नाम दिए हुए हैं जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ होते थे। आप इन सब के नाम पढ़ सकते हो। जैसे ज्योतिष में हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ते थे, कौन सा तारा कहाँ है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, अभी भी चलता है बहुत सारी जगह पे, एंड काफ़ी बार वो बहुत सूटेबल भी होता है। तो देयर इज़ ऑलवेज साइंस बिहाइंड एवरीथिंग यू आर डूइंग। ठीक है, तो अगर हम ज्योतिष शास्त्र पढ़ते थे और उसके पीछे साइंस है तो सोचो हमने वो डिस्कवर किया था। तो इसलिए सिर्फ हर चीज़ फेक है बोल के चले जाना इज़ नॉट गुड। आपको समझना चाहिए कि अगर हम वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई मतलब होगा ही। आप जितने भी आप स्टीरियोटाइप थॉट्स बोलते हो या जितने भी आप चीज़ों को ऐसे बोलते हो कि ये पुराने ख्यालात के लोग हैं, कोई भी इंसान अगर कुछ सोचता है तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा। अगर हम कोई रिचुअल कर रहे हैं 1000 साल से तो हो सकता है उसका कोई इम्पोर्टेंस हो। ट्राई टू डिग आउट दैट इम्पोर्टेंस, और अगर इम्पोर्टेंस नहीं मिला आपको तब कहो उसको फेक है। जब अगर आप उसको डिग आउट करने की कोशिश कर रहे हो एंड यू आर फाइंडिंग आउट समथिंग रियली साइंटिफिक, तो फिर उसको अच्छा भी बोलना चाहिए हम लोगों को, जो हम जनरली करते नहीं हैं। ठीक है, फिर हो गया वेदास के बारे में बनाते हैं। जो वेदास थे ये सुप्तास के फॉर्म में लिखे हुए थे। जैसे चौपाई होती है ना, चौपाई अगर बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, चौपाई में हम एक लिमिटेड मात्रा का यूज़ करते हैं कि मतलब 24 मात्राएं ही होंगी, 2 लाइन में ही लिखा जाएगा, कितने वर्ड्स होंगे। ऐसे ही सुप्तास होते हैं, चौपाई जैसे ही होते हैं वो, उनके फॉर्म में जो है वो वेदास लिखे जाते थे। ठीक है, और ये बहुत प्रिसाइज होते थे, बहुत वेदांगा जो होते हैं ये बहुत प्रिसाइज होते थे। ठीक है, और इनका जो एक्सप्रेशन होता है वो भी बहुत प्रिसाइज होता था। मतलब इसमें इन्होंने क्या किया, जो अपने जो स्कॉलर्स हैं एंशियंट हिस्ट्री के, मतलब जो स्कॉलर्स मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट जो लोग थे, उन्होंने फिर क्या किया, ये वेदांगास का जो बुक है वो बनाया। उसमें इन्होंने क्या किया, जो चीज़ वो कहना चाहते हैं लिटरली वो चीज़ लिख दी ताकि हम इजीली समझ सकें कि वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, फिर अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का मतलब क्या होता है, 8 चैप्टर्स। इसको किसने लिखा था, पनिनी। जो सबसे पहली ग्रामर की बुक आई थी वो पनिनी लेके आए थे और वो इंडियन थे। ठीक है, इन्होंने ग्रामर की बुक लिखी थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का क्या मतलब होता है, 8 चैप्टर्स की बुक, 8 पाठ की किताब। ठीक है, इसमें ये ग्रामर्स जो है उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग शुक्तास, शुक्तास कैसे लिखे जाएं, इसका जो ग्रामर रूल है वो पनिनी ने बताया। ठीक है, अब धीरे धीरे इसमें ब्राह्मणास की बात आ गई। ब्राह्मणास गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ वैदिक रिचुअल्स। मतलब जो वैदिक रिचुअल्स का क्या मतलब होता है, तरीका, पूजा पाठ करने का, हवन करने का, यज्ञ करने का तरीका जो होता है वो रिचुअल्स में आता है। तो जो ब्राह्मणास थे वो हमको ये बताते थे कि जो रिचुअल है वो कैसा है, पूजा पाठ कैसा करना चाहिए। जैसे अभी एक बुक आती है ना जिसमें लिखा रहता है कि चलो अब गौर में जो है वो धूप चढ़ाएं या लक्ष्मी माता को चंदन लगाएं, ये सब चीज़ें उसमें लिखी होती थी। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि जो उपन्यास होते थे, उपनिषद होते थे, उपन्यास नहीं सॉरी उपनिषद। उपनिषद का क्या मतलब होता है, द वर्ड उपनिषद इटसेल्फ मीन्स, जो उपनिषद है उसका मतलब क्या होता है,
वार्तालाप, मतलब कोई इंसान ऊपर बैठ के आपको कुछ चीज़ें बता रहा है। इसमें कोई रिचुअल बातें नहीं होती थी, इसमें किसी पूजा पाठ से रिलेटेड बातें नहीं होती थी, इसमें रिलीजियस बातें भी नहीं होती थी। इसमें ऐसी बातें होती थी कि जैसे जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, और इंसान को क्या करना चाहिए, अच्छे कर्म क्या हैं, बुरे कर्म क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बातें हुआ करती थी। इट इज़ मेनली इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। ये डायलॉग के फॉर्म में लिखे जाते थे, और डायलॉग किसके किसके बीच में होते थे, जो पढ़ाने वाला गुरु है और जो शिष्य है। ठीक है, ऐसा होता था कि जैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शिष्य कोई सवाल पूछ रहा है गुरु से और गुरु उसका जवाब दे रहे हैं, इसके फॉर्म में उपनिषद लिखे जाते थे। ठीक है, उपनिषद के बारे में आप बहुत पढ़ सकते हो, क्लास 6th में ही है इंट्रोडक्टरी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, जो पुराण होते थे वो 18 नंबर में थे, मतलब वो 18 बुक्स थी उनकी पुराण्स की। रामायण और महाभारत आर एपिक ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। रामायण और महाभारत को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। तुम अगर सोचने की कोशिश करो तो यू विल रियलाइज दैट ऑल्सो। और मैं बहुत रामायण और महाभारत की बात करती हूँ, आई एम लाइक, बहुत इन्फ्लुएंस है मेरा रामायण और महाभारत का मेरे ऊपर। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बातें करती हूँ, तो इग्नोर कर देना इफ़ यू डोंट लाइक इट। ठीक है, फिर जैन और बुद्धा होते थे, उन्होंने जो बुक्स लिखी वो प्राकृति और पाली लैंग्वेज में थी, वो संस्कृत में नहीं थी, वो वैदिक में भी नहीं थी। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। जो बुद्धा थे वो ये नहीं चाहते थे कि जो नॉलेज है वो लिमिटेड लोगों में रहे, और उस टाइम पे जो है वो संस्कृत से सिर्फ अपर जो कास्ट वाले लोग थे, जैसे ब्राह्मण्स और आर्यंस, आर्यंस एज एन ब्राह्मण्स और क्षत्रिय, ये लोग संस्कृत बोला करते थे। बाकी जो लोग हैं वो लोकल लैंग्वेज बोलते थे, जो होती थी प्राकृति या पाली। तो जो बुद्धा थे, जो जैन थे, वो ये चाहते थे, महावीर जैन, कि जो लोग हैं उनको बहुत सारे जो लोग हैं उनकी लैंग्वेज में हम जो है वो अपने उपदेश दें, ताकि उनको समझ में आए, नॉलेज एक जगह कंसंट्रेट ना होके लोकलाइज्ड हो जाए, सबके पास रहे। तो इसलिए उनकी जो स्टोरीज़ हैं, उनकी जो बुक्स हैं, वो किस में लिखी गई, प्राकृति और पाली लैंग्वेज में लिखी गई। ठीक है, अर्ली प्राकृति लैंग्वेज में है। प्राकृतिक लैंग्वेज इज़ अ फॉर्म ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। ऐसा नहीं है, बहुत डिफरेंस नहीं है प्राकृति और संस्कृत में, दोनों एक ही जैसी हैं, पर थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, और जो पाली है वो अवध में बोली जाने वाली प्राकृति लैंग्वेज है। जो प्राकृति लैंग्वेज है जो अवध में बोली जाती थी, तो थोड़ा डिफरेंस आ जाता था उसमें, और उसको हम क्या बोलते थे, पाली लैंग्वेज बोला करते थे। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो पाली लैंग्वेज में है। पाली लैंग्वेज श्रीलंका पहुंच गई इंडिया से। ठीक है, और इंडिया में वो क्या है, अब डेड है। डेड लैंग्वेज का क्या मतलब है, वो जनरली यूज़ नहीं करते लोग। अब जैसे लैटिन लैंग्वेज है, ग्रीक है, इसको ज़्यादातर लोग बोलचाल में नहीं यूज़ करते। ठीक है, ऐसे ही पाली लैंग्वेज है, इंडिया में ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते। अब देखो जो बुद्धिस्ट थे वो यहाँ आके रहने लगे, नेपाल में थे बुद्धा, वहाँ से वो क्या हुआ, जंगल 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 घूमते घूमते इंडिया आ गए। इंडिया में जो उनके जो शिष्य थे वो घूमते घूमते श्रीलंका पहुँच गए। इंडिया में पाली लैंग्वेज डेड हो गई, पर श्रीलंका में वो अभी भी लिविंग है, मतलब अभी भी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में लोग पाली लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और वो लैंग्वेज कहाँ से पहुँची है, इंडिया से ही वहाँ पहुँची है। जो अशोका हैं, उसने जो अपना इंस्क्रिप्शन लिखवाया था वो पाली लैंग्वेज में लिखवाया था। क्यों, क्योंकि लोग उसको समझ सकें। अगर वो संस्कृत में लिखवा देते अशोका अपने इंस्क्रिप्शन, तो सिर्फ कुछ लोगों को समझ में आता, पर अशोका क्या क्या चाहते थे, हर इंसान उसको समझे। अगर मैं मान लो किसी को कुछ बताना चाहती हूँ, ठीक है, मान लो कि कोई इंसान है, वो उसको हिंदी आती है और मैं उसको इंग्लिश में पढ़ा के चले जाऊँ, तो क्या मतलब होगा। अगर 1 कमरा है उसमें 30 बच्चे हैं, उन 30 के 30 को हिंदी है बहुत अच्छे से आती है और इंग्लिश नहीं आती, और मैं उनको इंग्लिश में पढ़ा के जाऊँ तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही अशोका चाहते थे कि सबको समझ में आए कि उन्होंने क्या लिखा है, इसलिए उन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया, प्राकृति, जो वैदिक थी। ठीक है, उसमें लोग क्या करते थे, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। क्यों, क्योंकि लोगों को लगता था कि जो ज्ञान है वो कंसंट्रेटेड होना चाहिए, किसी एक पार्ट में बहुत सारा होना चाहिए, पर एक जगह लोकलाइज्ड रेटेड होना चाहिए। जो बुद्धा थे और अशोका थे, ये क्या चाहते, ज्ञान लोकलाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंसान में ज्ञान है, हर किसी को ज्ञान मिलना चाहिए। ठीक है, जो महावीर हैं और बुद्धा हैं, इनको भगवान के बराबर माना जाता था, और इन्होंने जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है जैन की और बुद्धिज्म की, उसको रखा था। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। वैसे भी आपको बहुत पुराण के बारे में बता दिया मैंने, वेद के बारे में बता दिया। अब थोड़ा सा जातक कथाओं के बारे में पढ़ लो। जातक कथाएं हमने कहाँ सुनी है बताओ तो। जातक कथाएं हमने दृश्यम में सुनी थी, है ना।
तो जातक कथाएं क्या होती हैं? जातक कथाओं का मतलब क्या होता है, जो बुद्धिस्ट हुआ करते थे वो ज़्यादातर जनताओं की कहानी जो होती है, जैसे कि अगर कोई बुद्धा के पास जाता था कोई भी प्रॉब्लम लेके, ठीक है, तो वो उसका ऐसे सोल्यूशन नहीं बताते थे कि चलो ठीक है तुमको ये दिक्कत है ऐसा कर लो सब ठीक हो जाएगा, वो ऐसा नहीं बताते थे। वो उसको एक कहानी सुनाते थे या उसको ऐसा कुछ करने को कहते थे जिससे उस इंसान को समझ में आए कि वो कहाँ गलत है, ठीक है। इन सब जो स्टोरीज़ वो बताते थे या जो लोगों के साथ हुआ, जो घटनाएं हुई, उनको लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। उनको क्या कहा गया? जातक कथाएं, ठीक है। और ये बहुत हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखती हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे, अब जैसे अगर मैं बताऊं कि लोग हैं, वो एक लड़की थी, उसको बुद्धा ने बोला कि तुम शेर के साथ रहने लगो, लेकिन वो डरने लगी उस चीज़ को लेके कि वो शेर के पास नहीं जाएगी। तो इससे तुमको क्या समझ में आएगा कि तब के टाइम पे भी लोग शेर से डरते थे, ठीक है। ये सब चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें आप कह सकते हो, ठीक है। इसमें मोर देन 550 स्टोरीज़ हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है जैन लिटरेचर के बारे में, ठीक है, और बहुत हेल्प करती है। अब जैसे तुमको जैन लोगों ने ही स्टार्ट किया ये जातक कथाओं का लिखना, और जैन का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ तभी से लोगों ने लिखना शुरू कर दिया रिलीजन के डेवलपमेंट के टाइम। तो उससे आपको क्या समझ में आता है कि आपको जैन का जो धर्म है वो रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ज़्यादा, यही आप पढ़ोगे जातक कथाएं तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर धर्मशास्त्र और स्मृति बनाई गई। धर्मशास्त्र और स्मृति, आई एम सॉरी, धर्मशास्त्र और स्मृति जो होती थी उसमें रूल्स हुआ करते थे। मतलब अगर आप एक सिविलाइजेशन में रहते हो तो आपको कैसे रहना चाहिए, कौन से धर्म आपको फॉलो करने चाहिए, ये कुछ रूल हुआ करते थे। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या आपको बताता है? रूल, कि आपको कैसे जीना है, किस कौन से लॉ फॉलो करने हैं। ऐसे ही जो धर्मशास्त्र हुआ करते थे, मनुस्मृति हुआ करती थी, वो आपको लॉ बताते थे कि आपको इन लॉ को फॉलो करके जीना है, ठीक है। धर्मशास्त्र 600 टू 200 बीसी में कंपाइल किया गया था, ठीक है। और फिर आती है अपनी बात अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य ने। मैंने इतनी बार बोला है, अगर तुम सबने सुना भी होगा तब भी अभी तक सबको रट जाएगा कि अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था। और जो कौटिल्य थे उनका नाम चाणक्य था, वो जो हैं वो चंद्रगुप्त और अशोका से रिलेटेड थे, है ना। मौर्य पीरियड में लिखी थी। इनकी जो बुक है वो 15 पार्ट में डिवाइडेड थी, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी के बारे में बात की गई थी। जो फाइनल कंपाइलेशन है, मतलब फाइनली बुक को जो कंपाइल करके रखा गया था वो कब रखा गया था? 4th बीसी में, ठीक है। कौटिल्य ने जो अपनी बुक में बहुत सारा लिखा था उससे तुमको ये समझ में आता है कि लोग तब के टाइम पे पॉलिटी पढ़ते थे, और ये भी पढ़ते थे कि स्टेट में कैसे रहना चाहिए। और ये भी समझ में आता था कि तब के टाइम पे ट्रेडिशनल हो चुका था, लोग तब लिखना शुरू कर चुके थे। फिर आपको इसमें पता चलेगा बहुत ज़्यादा सारे किनके बारे में? प्लेस के बारे में। प्लेस एज एन थिएटर आर्टिस्ट जैसे लोग होते हैं ना, जैसे रामायण का आपने कहीं देखा हुआ नाटक होता है ना, वैसे ही बहुत सारे आपको नाटक के बारे में पता चलेगा, ठीक है। जो कालिदास हैं, भाषा और श्रद्धा हैं, भान भट्ट हैं, इन लोगों ने जब अपने प्ले लिखे तो आपको उन प्ले से भी समझ में आता है कि उस टाइम की लाइफ कैसी रही होगी। जैसे अगर आप अभी की कोई मूवी देख ले, एक फैक्ट की बात ये है कि जैसे कि अगर किसी फॉरेनर को पता करना है कि इंडिया में करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है, जैसे कि बहुत वे पहले मैंने एक इंटरव्यू सुना था, उसमें किसी फॉरेनर ने इंडिया की सिचुएशन बताई थी। तो उन्होंने ये चीज़ मेंशन की थी कि वो हर एक इंसान से जाके नहीं पूछते कि तुमको बताओ इंडिया के बारे में क्या लगता है, कि इंडिया में कैसा चल रहा है, इंडिया में क्या सही है क्या गलत है। या फिर वो सिर्फ जनरलिस्ट के एजम्पशन पे नहीं चलते, जैसे जनरलिस्ट ने बताया कि इंडिया में ये चल रहा है ये चल रहा है, उसमें भी नहीं चलते। वो कैसे चलते हैं? वो मूवीज़ देखते हैं। जिन मूवीज़ में, जैसे अपने अगर अभी के तुम थोड़ा पास पीछे चले जाओ तो तुमको ज़्यादातर मूवी ऐसे मिलेंगी जिसमें लोग बहुत गरीब हैं, कोई एक राजा है या कोई रानी है, या फिर सब बहुत ज़्यादा करप्टेड लोग हैं, कोई डाकू है। तो तुमको अभी ये भी रियलाइज़ होगा कि ये सिर्फ मूवीज़ में नहीं होता था, लिटरली थोड़े टाइम पहले ऐसा सोसाइटी था इंडिया का। अभी तुम देखो तो थोड़ा बहुत रोबोट्स के बारे में कुछ आ जाता है, नहीं तो वही लव स्टोरीज आती हैं। तो लोग
इस टाइम का मूवीज़ देख के ये निकालते हैं कि अभी की सोसाइटी कैसी चल रही है, ये फैक्ट है। तो जो पहले के थिएटर्स हैं, उनसे हमको समझ में आता है कि पहले की लाइफ कैसे चल रही होगी, पहले की सोसाइटी कैसे चल रही होगी, ठीक है। फिर इसमें बहुत सारे राइटर्स के बारे में गिवन है, और आपको ये भी गिवन है कि जैसे हर्ष चरित्रम है, उसको किसने लिखा। हर्ष चरित्रम का क्या मतलब होगा, विक्रमादित्य देवचरिता का क्या मतलब होता है। विक्रमादित्य या हर्ष, ये हो गया नाम अपने राजा का। देव का मतलब क्या हो गया, भगवान। चरितम का क्या मतलब हो गया, उसका बिहेवियर, ठीक है। तो जैसे विक्रमादित्य देव चरितम, इसका क्या मतलब हो गया, जो विक्रमादित्य है उसका देवता के समान जो है चरित्र है, बिहेवियर है, स्वभाव है। ऐसे हर्ष चरितम का क्या मतलब हो गया, हर्ष के बिहेवियर। हर्ष चरित्रम में क्या लिखा हुआ है, हर्ष के बारे में, ठीक है। तो आप इनके बारे ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि किसकी किसने लिखी हुई है, क्या बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है, ठीक है। फिर जो राज तरंगिणी है, ये कल्हाना ने लिखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मॉडर्न हिस्टोरिकन्स के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि ये बहुत फेयरली लिखी गई बात है। जो होता था उन्होंने वही लिख दिया, कोई बायस्ड होके नहीं लिखा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी जिससे ऐसा लगे कि चलो ये तो झूठ है। उन्होंने जो चीज़ें हुई वही चीज़ें लिखी हैं। इसलिए ये जो इंडियन हिस्टोरिकन्स हैं, इनके माइंड में इनका बहुत अच्छा जो है छवि कहते हैं वो बना हुआ है। अब आते हैं हम संगम लिटरेचर के बारे में। पास्ट ईयर पेपर देखो, सैम्पल पेपर देखो, आपको संगम लिटरेचर के बारे में क्वेश्चन मिल जाएगा। संगम लिटरेचर जो है वो साउथ इंडिया साइड पे जो है वो एक ग्रुप ऑफ पोएट्स थे जिन्होंने एक लिखना शुरू किया, पोएम्स छोटी छोटी, पटिना कुकुम और पट्टू पट्टू, आई एम नॉट श्योर कि ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। ये 2 तरीके की पोएम्स लिखती थी, ठीक है। ये 30,000 पोएम्स हैं जो संगम लिटरेचर में लिखी गई थी, ठीक है। और इसमें बहुत सारे किंग के बारे में बताया गया है, इसमें महाभारत के टाइम पे के बारे में बताया गया है, चोला किंग्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें जो पोएम्स होते थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए जाते थे चीफ्स और किंग के बारे में। इसलिए कभी कभी आप देखोगे तो जो ये संगम लिटरेचर है, इसमें किसी किंग को बहुत प्रेज़ किया गया है कि राजा बहुत अच्छा होता था, ठीक है। बहुत सारे जो किंग्स हैं, इवेंट्स हैं, वो मेंशन किए गए हैं, इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं। संगम लिटरेचर जनरली डिस्क्राइब्स इवेंट अप टू 4th सेंचुरी एडी। 4th सेंचुरी एडी तक के जो इवेंट्स हैं वो संगम लिटरेचर में जो है वो लिखे गए हैं। क्लास 6 हिस्ट्री आपको ये बताती है कि जो संगम लिटरेचर है ना, वो जो संगम लिटरेचर है वो उसका कहते हैं कि जब स्टार्टिंग हुआ था संगम लिटरेचर में 3 मीटिंग हुई थी। तो जो फर्स्ट मीटिंग थी उसको भगवान ने भी अटेम्प्ट किया था। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि संगम लिटरेचर में आपको थोड़ा बहुत रिलीजियस जो है इम्पैक्ट वो भी देखने को मिलेगा। आपको थोड़ा बहुत किंग के बारे में भी देखने को मिलेगा। मतलब इसको आप कंसीडर कर सकते हो एज अ थ्रेड ऑफ अ कनेक्शन बिटवीन अ गॉड एंड अ किंग्स। मतलब इसमें दिखाया गया है कि जो भगवान है और किंग है वो बहुत रिलेटेड है, ठीक है। ये चीज़ें दिखा गई है। अब आप आते हैं फॉरेन अकाउंट्स में, मतलब जो बाहरी लोग जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है, एक हट ये थे, इन्होंने पर्शियन सोर्स जो है पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है, ठीक है। फिर इनकी जो बुक है वो इंडियो पर्शियन रिलेशनशिप को शो करती है। इंडियो पर्शियन रिलेशनशिप मतलब कि जैसे कोई किंग है, ठीक है, उन्होंने शादी कर ली एक पर्शियन क्वीन से, तो उनके बारे में बताया इन्होंने। या फिर क्या चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी उनके बारे में बताया गया, ठीक है। इन्होंने अलेक्जेंडर के बारे में जो है वो अरियन ने लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रीक किंग्स एंड जो ग्रीक किंग्स हुआ करते थे वो बहुत सारे जो लोग हैं, मैसिडोनिया जैसी जगह थी वहाँ पास से क्या करते थे, लोग अपने एम्बेसडर को भेजते थे, अपने दूत को भेजा करते थे। एम्बेसडर का क्या मतलब होता है, दूत को भेजते थे कि चलो जाओ तुम देख के आओ इंडिया में क्या हो रहा है। जैसे मेगास्थस आए थे, हम लोगों ने मेगास्थस का बहुत सारा एग्जांपल लिखा है क्योंकि क्लास 6 एनसीईआरटी में इनके बारे में मेंशन भी है। तो अगर एनसीईआरटी में मेंशन है मतलब पढ़ना तो बनता है, उसको रटना भी बनता है ना। तो उन्होंने मेगास्थस को भेजा था। उन्होंने जो मेगास्थस थे वो चंद्रगुप्त के टाइम पे आए थे, याद रखना। इन्होंने अपनी बुक का नाम क्या लिखा था, इंडिका, ठीक है। जो ओरिजिनल फॉर्म है वो लॉस्ट हो गई है, बट फिर भी उनके जो शिष्य थे या जिसने उस बुक को पढ़ा उसने अपने मतलब अपने हिसाब से उस बुक को लिखा। तो उस फॉर्म में हमारे पास बुक अवेलेबल है। देखो क्या होता था, बुक्स को प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अगर उन्होंने लिख दिया, बात ये भी थी कि तब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, जैसे मैंने एक किताब लिख दी, अब मेरे पास एक ही किताब है लेकिन पढ़ना 15,000 लोगों को है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उस एक किताब को किसी और को दे दूँगी, फिर वो
मेरी किताब पढ़ेगा, उसको जो समझ में आएगा वो अपनी किताब में लिखेगा। अब क्या हो जाएगा, 2 कॉपी हो जाएंगी इस बुक की, एक ओरिजिनल और एक दूसरी। फिर ऐसे ही बुक्स का डिवीजन होता जाता था। तो ओरिजिनल जो थी, जो मेगिस्टस ने इंडिका बुक लिखी थी, वो क्या हो गई, वो लॉस्ट हो गई, वो नहीं मिल रही। लेकिन जो उन्होंने कॉपी की, उनकी बुक हमारे पास है। तो क्या हो जाता था, इसमें बहुत सारे वेरिएशन हो जाते थे। जैसे एग्जैक्टली जो चीज़ मैंने तुमको बताई, वही चीज़ तुम किसी और को नहीं बताओगे। भले आइडिया सेम हो, पर वर्ड्स डिफरेंट हो जाएंगे, है ना, स्टेटमेंट डिफरेंट हो जाएगी। अब तुमने किसी और को बताई, किसी और ने किसी और को बताई, तो धीरे धीरे आइडिया में भी थोड़ा चेंज आ जाता है। मैं जो आइडिया कह रही थी वही चीज़ नहीं, वो चाइनीज़ विस्पर खेला है, चाइनीज़ विस्पर, मैं किसी के कान में कुछ और बोल रही हूँ, वो किसी और के कान में कुछ और बोल रहे हैं, और लास्ट तक जाते जाते बात ही बदल जाती है। वो चीज़ होने का बहुत डर था, ठीक है। फिर एक बुक है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ एथेंसी। ये ग्रीक ऑथर ने लिखी है। एनोनिमस का मतलब ऐसे ग्रीक ऑथर का जिसका हमको नाम नहीं पता, उन्होंने सिर्फ लिख दिया, ठीक है। और इन्होंने जो पर्सनल वॉयज था इनका, मतलब ये पर्सनली गए थे इंडिया, वहाँ के बारे में उन्होंने लिखा। इंडियन कोस्ट के बारे में, मतलब इंडियन के जो समुद्री तट है उनके बारे में लिखा, ठीक है। फिर एक एडी पॉलिटमेटी आते हैं, इन्होंने जोग्राफिकल टेरिटरीज ऑफ इंडिया के बारे में लिखा, ठीक है। बट बेसिक चीज़ें ये थी कि जो ये ग्रीक राइटिंग्स थी, ये डायरेक्टली ये लोग इंडिया आते नहीं थे ज़्यादातर, और इनको इंडियन लैंग्वेज का भी ज्ञान नहीं था, ठीक है। पर ये सेकेंडरी सोर्सेज के माध्यम से लिखते थे। जैसे किसी एक ने कोई किताब लिख दी, जैसे मैं गई, मैंने इंडिया के में किताब लिख दी, ठीक है, इंडिया के बारे में। अब किसी और ने मेरी किताब पढ़ के अपने हिसाब से लिख दी, वो कभी गया नहीं है, वो जानता नहीं है, बट उसने लिख दी, ठीक है, ऐसा हो रहा था। फिर चाइनीज़ ट्रेवलर बहुत सारे आए थे। चाइनीज़ ट्रेवलर आए होंगे तो क्या हुआ होगा, खुद से सोचो। बुद्धिज़्म रूल वहाँ फैला होगा, बुद्धिज़्म का बुद्धा जो है वही वहाँ पे जो है वो डोमिनेंट रिलीजन है, ठीक है। तो वो कैसे क्या होगा, इंडिया में बुद्धा थे, श्रीलंका में बुद्धा के बारे में क्या, धीरे धीरे ये स्प्रेड हुआ। पर उनके बारे में जानने के लिए जो चाइनीज़ है वो कहाँ आए, वो इंडिया आए, ठीक है। तो इसलिए ये इंडिया आए थे। इनका नाम याद रखना, कौन कौन सी सेंचुरी में कौन कौन आया था। आपको 2 के बारे में पता चल जाएगा, कहाँ से, चंद्रगुप्त बुद्धा के टाइम की अगर आप बुक पढ़ोगे क्लास 6 हिस्ट्री की एनसीईआरटी, तो वहाँ से आपको 2 के बारे में पता चल जाएगा। इन्होंने जो हायुंग तेंशन थे, इन्होंने एक बहुत अकाउंट दिया है हर्षवर्धन के बारे में, और हर्षवर्धन के साथ में जो बाकी राजा थे उनके बारे में लिखा है। फिर ये जो थे, इन्होंने पूरी इंडिया में ट्रेवल किया, उसके बारे में बहुत अच्छा अकाउंट लिखा, बुद्धिज़्म के बारे में लिखा, ठीक है। जो हाइंग तुनशंग थे, इन्होंने ये कहा कि जो हर्षवर्धन है वो बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स हैं। पर जो हर्षवर्धन ने हर्षचरितम लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि वो शिवा के फॉलोवर हैं। तो देखो, ये इसलिए कन्फ्लिक्ट हो जाता था क्योंकि आप देखोगे, आप रियलाइज़ करोगे कि इंडिया में बहुत सारे कल्चर हैं और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप जैन धर्म को देखोगे, हिंदुओं को देखोगे, महावीर को देखोगे, अगर आप इन तीनों धर्मों को कंपेयर करोगे तो ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, एक ही जैसे हैं तीनों, एक दूसरे से इंस्पायर्ड हैं तीनों, है ना। तो इसलिए जो ट्रैवलर्स होते थे वो ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते थे, उनको लगता था ये अच्छा, ये तो बुद्धा को फॉलो कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि जो हर्ष हों वो बेसिकली उनके कुल देव जैसे शिव हों, पर उनको बुद्धा की भी कुछ बातें अच्छी लगती हों तो वो बुद्धा को भी फॉलो करते हों, है ना। तो इसलिए क्या हो जाता था, जो ट्रैवलर्स होते थे उनको इतनी श्योरिटी नहीं रह जाती थी। फिर अल-बिरानी के बारे में हमने बात की थी। इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज पढ़ी, और ये कहाँ से, किसके साथ आए थे, गजनी के साथ आए थे, अफ़गानिस्तान से, ठीक है। तो इन्होंने अपने हिसाब से इंडियन के बारे में लिखा, बट इन्होंने जो लिखा वो बहुत फेयर मीन से लिखा, जो होता था उन्होंने वही लिखा। और ये बहुत सही लिखे, इसलिए इन्होंने संस्कृत सीखी, इन्होंने लोगों की हेल्प ली, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे राइटर्स में आते हैं, हिस्टोरिकल राइटर्स में आते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। मुझे पता है थोड़ा बोरिंग सेशन हो गया, बट हिस्ट्री है, थोड़ा सुलाएगी ही। ऊपर से जो राइटर्स, अगर आप कैटेगराइज पढ़ोगे तो स्टोरी नहीं होती, वो सिर्फ एक ही एक टॉपिक के बारे में होता है। ये राइटर ने इसलिए लिखा, इसने ये लिखा, इसने वो लिखा, आपको लगेगा जैसे आप एक ही चीज़ पढ़ रहे हो, पर आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पढ़ते हो, इसलिए थोड़ा बोरिंग हो जाता है। बट हिस्ट्री है, सुलाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।